सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने। निर्णय दिया कि एक भी दागी नेता चुनाव नहीं लड़ सकते। दागी नेता मतलब मुंह पे दाग लगा ना, ठीक है ना। चलो, तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। हम आपको पढ़ाते पढ़ाते आ गए थे अनुच्छेद 16 तक। अनुच्छेद 16 में हम अनुच्छेद 16(4) तक की बातें कर दिए थे। उसके बाद हमने चर्चा किया था अनुच्छेद 340 की, अनुच्छेद 340 की, क्योंकि अनुच्छेद 340 में इस बात का उल्लेख था कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर, संविधान लागू होने के 5 वर्ष, लागू होने के 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की स्थिति के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन करेगा। अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन होगा, आयोग का गठन होगा। तब उस समय मैंने बताया कि संविधान फिर लागू हुआ भैया कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान में कितने समय की बात की गई थी? 5 वर्ष के भीतर। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 5 वर्ष के भीतर यानी 1953 में ही काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करते हैं, जिसका नाम ही पड़ जाता है काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दिया? 1955 में। रिपोर्ट में मैंने सीधे कहा, किसने भी कहा, इस आयोग ने कहा कि ओबीसी जो वर्ग है वो अत्यंत पिछड़ा हुआ है, इसलिए उसे भी आरक्षण की आवश्यकता है। उसके बाद लेकिन इनकी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया, यानी लागू नहीं किया गया। समय और आगे बढ़ते हैं। समय आता है 1978। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई बिहार के एक व्यक्ति जिनका नाम था बीपी मंडल। बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करते हैं, जिसका नाम ही पड़ा क्या? मंडल आयोग। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 1980 में। रिपोर्ट में इसने लगभग कुल 2200 प्लस जातियों को किसमें शामिल किया? ओबीसी में शामिल किया। और यह भी कहा कि यदि हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत में सर्वाधिक आबादी किसकी है? ओबीसी की है। सर्वाधिक आबादी ओबीसी की है, साथ में इसकी स्थिति, इसकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बड़ी ही नाजुक है। इसलिए आवश्यक है कि इसे भी क्या किया जाए? एससी और एसटी की तरह आरक्षण प्रदान किया जाए। तो ये रिपोर्ट कब दिया? 1980 में। लेकिन इस आयोग का गठन किया था मोरारजी देसाई ने, लेकिन 1980 तक में मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी। सत्ता में कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की इस सिफारिश को भी उस समय स्वीकार नहीं किया। फिर समय आया इसके 10 साल बाद, 10 साल मतलब 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या थे? देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या कर दिया? लागू कर दिया। यानी कि किसको? ओबीसी को भी आरक्षण प्रदान कर दिया। तो ओबीसी को आरक्षण कब मिला जाके? 1990 में। 1990 में ओबीसी को आरक्षण मिला। तो ओबीसी को भी आरक्षण मिलने के बाद आरक्षण तालिका कुछ इस प्रकार हो गई। किस प्रकार? एससी को कितना परसेंट? 15%। एसटी को कितना परसेंट? 7.5%। और ओबीसी को कितना? 27% का आरक्षण जाके कब मिला? 1990 में। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जैसे ही ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया, वैसे ही इनके सहयोगियों ने समर्थन इनसे वापस ले लिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी सरकार गिर गई। इसीलिए मैंने कहा था विश्वनाथ प्रताप सिंह वह प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ओबीसी को आरक्षण देते समय अपने सरकार की भी बलि चढ़ा दिया था। तो वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ा लिखा समझा दिया था। कुल मिला के आपके दिमाग में कहानी ये बन गई होगी, एक खाका तैयार हो गया होगा कि ओबीसी को आरक्षण जो जाके 1990 में मिला, इसका क्या संघर्ष था, क्या इसकी कहानी थी, ये आपको शुरू से लेकर यानी 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने से लेकर कब तक के
अगस्त 1990 तक की बात हमने आपको बता दिया था। यहाँ तक सब लिख लिए थे। जो लोग कल क्लास में नहीं थी इसकी फ़ोटो वोटो खींच सकते हैं, या तो सीधे ऑनलाइन तो है यार, यूट्यूब पर देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि लास्ट ये हुआ कि अगस्त 1990 में कि जाके ओबीसी को कितना परसेंट, 27% का आरक्षण प्राप्त हुआ। फिर मैंने ये कहा कि मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के बाद ही विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर जाती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद कौन प्रधानमंत्री बना था, कौन बताएगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद यस, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई तो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। कौन बनते हैं? चंद्रशेखर। लेकिन ये भी बहुत समय तक नहीं रहते। समय आता है 1991 में लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव होता है। इसी लोकसभा चुनाव के दौरान हमने कल बताया था कि राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुई थी, इसी लोकसभा चुनाव के दौरान। तो चलिए कुल मिला के 1991 के लोकसभा चुनाव का नतीजा कुछ इस तरीके से रहा कि कांग्रेस सत्ता में आई। कौन सत्ता में आया? कांग्रेस सत्ता में आई और देश के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव देश के क्या बन जाते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया तो ओबीसी को आरक्षण देने से हमारे देश का ही एक तबका नाराज था, यानी कि वो इस आरक्षण का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। अब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के सामने चुनौती ये थी कि ओबीसी का भी आरक्षण बना रहे और जो तबका इस आरक्षण का विरोध कर रहा है उसे भी किसी न किसी तरीके से क्या किया जाए? संतुष्ट किया जाए, किसी न किसी तरीके से संतुष्ट किया जाए। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक आधार पर, किसके आधार पर? आर्थिक आधार पर जनरल तबका, वही तो विरोध करेगा आरक्षण का, तो जनरल तबके को भी क्या प्रदान कर दिया? आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया, ताकि उसे भी ये लग जाए कि चलिए ओबीसी को आरक्षण मिला है तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने किसको? आर्थिक आधार पर जनरल को भी आरक्षण प्रदान कर दिया। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा, क्या ओबीसी को आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया था? नहीं। किस आधार पर दिया गया था? सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर। किस पर? सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया था। अब आगे चलिए, इतनी बात आपको सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि ओबीसी को आरक्षण देने के पश्चात एक तबका हमारे समाज का, हमारे देश का जो इसका विरोध करना स्टार्ट किया, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने उस तबके को संतुष्ट करने के लिए आर्थिक आधार पर उसे भी क्या प्रदान कर दिया? आरक्षण प्रदान कर दिया। लेकिन इस आरक्षण को देने से पहले, यानी ओबीसी को आरक्षण मिला और उसके बाद जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने आरक्षण किसको प्रदान किया? जनरल को आरक्षण प्रदान किया। इसी बीच में एक और मामला आता है जिसे कहा जाता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, भारत संघवाद। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में इंदिरा साहनी ने चुनौती यह दिया कि ओबीसी को दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है। क्या बोला? आरक्षण असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। अब ध्यान दीजिएगा कि एक तरफ ओबीसी को जैसे आरक्षण मिला वैसे ही इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई चल ही रही थी कि इसी समय पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक आधार पर जनरल यानी सामान्य वर्ग के लोगों को भी क्या प्रदान कर दिया? आरक्षण प्रदान कर दिया। अतः जाके 1992 में, कब? 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। क्या निर्णय था? पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। एक एक बात पर ध्यान से समझेंगे तब होगा। अगस्त 1990 में किसे आरक्षण प्रदान हो गया? ओबीसी को। किस आधार पर प्रदान किया गया? सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। एक बात, जैसे ही ओबीसी को आरक्षण दिया गया वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसका नाम है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस वाद को एक और नाम से जाना जाता है मंडलवाद। किस नाम से? मंडलवाद। क्यों मंडलवाद?
क्योंकि मंडल कमीशन की ही सिफारिश पर तो आरक्षण दिया गया था, तो उसी के नाम पर इसको क्या कहा गया, मंडलवाद। हो सकता है आपसे एग्जाम में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का वाद न पूछ के नाम ये रख दे मंडलवाद, तो परेशान न होना। मंडलवाद और ये दोनों सेम बातें हैं, समझ में आई बात। यानी ये मामला पहुंचा कहां, सुप्रीम कोर्ट में। क्या इंदिरा साहनी ने क्या चैलेंज किया, ओबीसी को दिए गए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। क्या कहा, यह संविधान का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। इधर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, चल ही रहा है। तब से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक आधार पर किस वर्ग को, सामान्य वर्ग को भी आरक्षण प्रदान कर दिया। देखिए सरकार को ये लगा कि भैया ओबीसी वर्ग तो ठीक है, खुश हो गया कि अब मिल गया आरक्षण, लेकिन विरोध में कौन है, सामान्य वर्ग, उसको भी संतुष्ट करना है। तो क्या है, आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को क्या कर दिया, आरक्षण दे दिया। इसके बाद अब इतनी तीनों घटनाओं के बाद तब फैसला आया किसका, सुप्रीम कोर्ट का। किस वाद का, इंदिरा साहनी, चलिए हम नाम ही सीधे मंडलवाद बोल देते हैं, मंडलवाद का निर्णय आया। कब आया निर्णय, डेट बताओ, कौन 6 नवंबर बोल रहा है, हाँ 16 नवंबर 1992 को क्या आया, निर्णय आया। किसका, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। और मैंने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला था, क्योंकि एक तरफ से ओबीसी वर्ग को डर था कहीं सुप्रीम कोर्ट ये भी ना निरस्त कर दे कि ओबीसी को दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया क्या, कि ओबीसी को प्रदान किया गया आरक्षण संवैधानिक है। ममता, कहाँ से तुम असंवैधानिक में पढ़ी हो, संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है, क्योंकि वह किस आधार पर दिया गया है, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है, इसलिए यह संवैधानिक है। कहने का मतलब ये हुआ ना, यही पहला पॉइंट ना मुहर लगा दिया आरक्षण पर। बात समझ में आ गई ना। 1990 में सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने प्रदान किया, और इंदिरा साहनी बनाम में भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई। यानी ओबीसी को दिया गया आरक्षण गलत नहीं है, सही है, संविधान के अकॉर्डिंग है। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 340 में संविधान निर्माताओं ने इस बात का उल्लेख किया था। क्या उल्लेख किया था, कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा और इस बात की जांच करेगा कि ओबीसी की स्थिति क्या है। यदि वह सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन में है तो उसे आरक्षण देना होगा। दो कमीशन ने यही रिपोर्ट दी कि भैया ओबीसी की भी स्थिति बड़ी बदतर है, किस मामले में, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, इसलिए आरक्षण देना ही होगा। दिया गया कब जाके 1990 में। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या सही बताया, समझ में आ गई बात। लेकिन दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में क्या कहा, कि सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण गैर संवैधानिक है, क्योंकि हमारे संविधान में आर्थिक आधार पर कहीं पर भी पिछड़ेपन की बात नहीं की गई थी, इसलिए यह क्या है, गैर संवैधानिक है। तीसरा, भैया ये जो हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 16 की ही बात कर रहे हैं ना अभी। अनुच्छेद 16 में किसकी बात है, नौकरी की बात है ना। तो नौकरी एक तो हो गई, जैसे नौकरी पाए वैसे ही नियुक्ति हो गई। यानी नौकरी में नियुक्ति हुई तो भैया आपको क्या मिला, आरक्षण मिला। किसको किसको मिला, ओबीसी को मिला, एससी को मिलेगा और एसटी को मिलेगा। लेकिन आरक्षण के बाद कल यह तबका ये न कहे कि भैया पदोन्नति प्रमोशन में भी आरक्षण चाहिए। इसको ऐसे समझिए, एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति ये है, एक ओबीसी वर्ग का व्यक्ति ये है, दोनों सेम पोस्ट पर और सेम तारीख को ज्वाइन करते हैं। तो कल ओबीसी वर्ग कहे भैया हम ओबीसी हैं, हमको आरक्षण मिला है, इसलिए हमको पदोन्नति में भी क्या मिल जाए, आरक्षण मिल जाए। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं स्वीकार किया। उसने कहा कि पदोन्नति में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं लागू होगा, आरक्षण सिर्फ किसमें होगा, प्रारंभिक नियुक्ति में होगी। बात क्लियर। उसके बाद आरक्षण में की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। जोड़िएगा 15% एससी को, 7.5% एसटी को, उसके बाद 27%, कितना हो गया, 49.5% हुआ ना। यानी कि ये 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है, समझ गए। और लास्ट में ये कहा क्रीमी लेयर वर्ग को। अब सवाल है कि क्रीमी लेयर वर्ग क्या है। हिंदी में इसको कहा जाता है मलाईदार तबका। हाँ, हिंदी में इसको कहा जाता है मलाईदार तबका। मलाई मुंह चली लगा।
इसको क्या कहा जाता है? मलाईदार तबका। तो इसको नोट कर लिए हैं, समझ में आ गया है सबको? का भाई साहब समझ पा रहे हैं? गैप किए हैं तो मज़ा नहीं आएगा। समझ में आई बात नहीं? अगर समझना है तो कंटिन्यू। तो अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो था सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ बता दें क्रीमी लेयर किसको कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? चलिए पहले ये समझ लीजिए क्रीमी लेयर वर्ग क्या है। ये क्रीम से ही बना है। क्रीम का मतलब मलाई, वो क्रीम मुंह में लगाने वाली नहीं, दूध में मलाई पड़ती है ना, हाँ वो मलाई की बात कर रहा है। और लेयर की मतलब होता है परत, यानी मलाईदार परत। अब यहाँ परत का मतलब किससे लगा लिया गया? वर्ग से। किससे लगा लिया गया है? तबके से। यानी वह तबका जो मलाईदार है, यानी बेहतर स्थिति में है। तो ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में वह व्यक्ति भले ही ओबीसी का हो, ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, भले ही वह व्यक्ति ओबीसी का हो, किंतु उसकी इनकम 8 लाख रुपए से ऊपर है तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। मंथ है यार, सॉरी मंथ नहीं क्या पर ईयर है, ईयर है, मंथ नहीं है। यानी 8 लाख रुपए यदि आपका क्या है इनकम है तो आपको नहीं मिलेगा। यानी आप किस वर्ग में आएंगे तब? क्रीमी लेयर। इसीलिए आप अपना जाति सर्टिफिकेट पढ़िएगा या इनकम सर्टिफिकेट पढ़िएगा, उसमें आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब उसमें लिखा होगा नॉन क्रीमी लेयर। क्या लिखा होगा? नॉन क्रीमी लेयर। समझ में आ गई बात? इतना ही नहीं, कहाँ से लपट जा रहा है, किधर से डालें? अगला है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं, अब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो जानते हैं ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो फर्स्ट ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं, इसके अलावा इस आप यदि किसी संवैधानिक पद पर हैं तब भी आपको किस में माना जाएगा? क्रीमी लेयर में। यानी तब भी आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। यही है क्रीमी लेयर। समझ में आ गई बात? ये मैं थोड़ा सा इसको जानना समझना भी आवश्यक है, वो इसलिए क्योंकि जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं उनको ये बात नहीं पता है। पता होनी चाहिए। बात क्लियर हुई ना? पता होनी चाहिए कि क्रीमी लेयर वर्ग भले ही क्या है ओबीसी में है, लेकिन उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। बात क्लियर हो गई ना? तो नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। नहीं, वो SC ST की मैंने बात नहीं की, आगे आ रहा है, आगे आएगा, लेकिन उसके लिए ऐसा सिस्टम नहीं है। हाँ, वो राज्यों के ऊपर है। क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भैया राज्य चाहें तो उनको भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी राज्य की हिम्मत नहीं है करने की। इंदिरा साहनी का वाद समझ में आ गया? क्या निर्णय आया? फिर से बोलूं, पहला ओबीसी को दिया गया आरक्षण संवैधानिक है, सामान्य वर्ग को दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, प्रथम नियुक्ति में यानी प्रारंभिक नियुक्ति में ही आरक्षण मिलेगा, आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, छठवां क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये हाँ बात कर रहे हैं उसके। अब जब इतना निर्णय आ गया तो इस निर्णय के पश्चात, यानी हम इसको ऐसे कहें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी कहाँ आ रही हैं, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए, दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए या निष्क्रिय करने के लिए, समाप्त करने के लिए किया गया संविधान में 76वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब किया गया? 1994-95 हम बात करेंगे। 1994 लाया 94 में गया था, हुआ कब? 95 में। क्या बात किया? 76वें संविधान संशोधन की। किसके क्यों किया गया 76वां संविधान संशोधन? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उसको समाप्त करने के लिए। जो लोग नए हों या न जानते हों,
यदि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय सुनाए और यदि वह निर्णय सरकार को न लागू करना हो, सरकार को न लागू करना हो, तो वो चाहे तो संसद के द्वारा क्या कर सकती है कि उस निर्णय को पलट सकती है, उस निर्णय को पलट सकती है। बात क्लियर है ना? एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मुझे याद है शायद 2013 में, हाँ 2013 जुलाई अगस्त का महीना था या जून उनका महीना ही, जून जुलाई अगस्त का महीना था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक भी दागी नेता चुनाव नहीं लड़ सकते। दागी नेता मतलब मुंह पे दाग लगा नहीं, दागी का मतलब है किसी के ऊपर यदि आपराधिक केस चल रहा हो तो इसका मतलब उसके चरित्र पर दाग है। तो कोई भी दागी नेता चुनाव नहीं लड़ सकता। बड़ा बढ़िया निर्णय था, निर्णय तो बढ़िया था, लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है ना, कि भारत में फंसाने वाली प्रक्रिया बड़ी तेज चलती है ना। पता नहीं बेचारा अपराध किया कि नहीं किया, फंसा ही दो, अब उसकी ज़िंदगी भर की पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाए ना, और चुनाव नहीं लड़ सकता। तब संसद ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संसद के इस निर्णय को पलट दिया। क्यों पलटा? क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है ना। बात दोनों ठीक है। अगर ये हो जाए कि एक भी दागी नेता चुनाव नहीं लड़ सकता ना, तो देश साफ हो जाए। बात समझ में आ गई ना? देश साफ हो जाए तब कोई किसी पर गाड़ी नहीं चढ़ा पाएगा। बात समझ में आई? जैसे ही चढ़ाओगे इधर FIR दर्ज हुई, इधर सब खत्म। बात क्लियर है ना? अब भैया हम कह सकते हैं कि हाँ चढ़ाई गई है गाड़ी, अभी तक नहीं बोलते थे क्योंकि SIT की रिपोर्ट आ गई ना। SIT की रिपोर्ट आई कि नहीं, पढ़े हो नहीं पता है। जो लखीमपुर पर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, तो उसकी जांच के लिए सरकार ने SIT गठित की थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। कि पहले उन पर जो आरोप लगे हैं राज्य गृह मंत्री साहब पर, वो आरोप सही है या गलत हैं। हो सकता है मामला एक्सीडेंटल हो सकता है ना एक्सीडेंटल। तो इसके लिए SIT गठित की गई। SIT की रिपोर्ट आ गई। SIT ने कहा साजिश के तहत चढ़ाई गई है गाड़ी। तो अब हम भी कह सकते हैं ना SIT कह रही। तो बात क्लियर है ना? ऐसा ही एक मामला आया ट्रिपल तलाक वाला। वर्ष 1986 में एक मध्य प्रदेश की महिला थी, क्या नाम था? शाहबानो के पति ने शाहबानो को तलाक दे दिया एक झटके में। वही था ट्रिपल तलाक। 3 बार बोल दिए तलाक तलाक तलाक, तो 7 जन्मों का बंधन वहीं खत्म हो गया। समझ में आई बात ना? तो ये था ट्रिपल तलाक। तो शाहबानो ने कहा कि चलिए ठीक है, हम मानते हैं इस्लाम धर्म में की एक परंपरा है कि यदि पति कह देता है पत्नी से तलाक तलाक तलाक, तो हमको उसका साथ छोड़ना होगा। लेकिन साथ छोड़ देंगे ना, लेकिन मेरा गुजारा भत्ता कैसे चलेगा? मैं विवाह की हूं, कोई 50-60 साल की उम्र में मुझे छोड़ देगा तो हम तो खाए भी मर जाएंगे ना। तो भैया कह दो तलाक तलाक तलाक, हम तुमको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन महीना का खर्चा चाहिए, महीने का खर्च चाहिए। यही मामला लेकर शाहबानो पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भले शाहबानो के पति ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन शाहबानो का यह हक बनता है क्या कि उनको गुजारा भत्ता दिया जाए। राजीव गांधी की सरकार थी। मुस्लिम जितने संगठन हैं सब सड़कों पर आ गए। उनका यह कहना था कि हमारे धर्म में सुप्रीम कोर्ट ने छेड़छाड़ किया, हमारे धर्म में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि तलाकशुदा महिला को खर्च दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि शाहबानो को उसका पति खर्च दे। तो जितने मुस्लिम संगठन थे सब सरकार पर दबाव डालने लगे, और राजीव गांधी की सरकार झुकी, और झुकने के बाद इस निर्णय को पलटा। ये मानवता की हत्या थी उस समय, आज भी माना जाता है। आप सोचिए, एक अबला शाहबानो के साथ सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रही है, लेकिन सरकार पलट दे रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या, सरकार उस समय के मुस्लिम संगठनों के दबाव में आई और उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। यही तो बात है,
यहाँ पर भी दागी नेताओं की बात की, संसद ने पलट दिया। ट्रिपल तलाक 1986 की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ट्रिपल तलाक मत दो या खत्म करो, इसको हटाओ, नहीं, सिर्फ ये कहा दो भैया, तुम्हारे धर्म में परंपरा है तो दो, लेकिन खर्चा देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा ना, एक महिला को ध्यान में रखते हुए सही कहा ना, महिला का अधिकार है ना, लेकिन सरकार ने बदल दिया। चलिए आएंगे कभी राजीव गांधी का शासनकाल, एक दिन 10-15 मिनट में बताएंगे कि राजीव गांधी के द्वारा लिए लगभग 86, 87, 88 में लिए गए निर्णय न बड़े अटपटे क्या, बिना सोच समझ के, कभी राजीव गांधी इधर, कभी राजीव गांधी उधर, कभी राजीव गांधी इधर, कभी राजीव गांधी उधर। राजीव गांधी की सरकार ने ही ताला खुलवाया था, आपको याद है? नहीं याद है? वो मंदिर वाला मामला, बाबरी मस्जिद वाला मामला, समझ में आई बात? चलिए आएंगे किसी दिन बताएंगे। तो उसी तरीके से इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय को क्या समाप्त करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? 76वां संविधान संशोधन। सब निर्णय नहीं समाप्त करना था। ओबीसी को दिया गया आरक्षण संवैधानिक था तो उसको नहीं खत्म किया गया, उसको नहीं समाप्त करना था। सामान्य वर्ग के आरक्षण को जो सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक बना दिया, उसे संवैधानिक नहीं करना था। बात ये थी, जो बात हो गई थी 50% वाली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते। इसी से संबंधित है 76वां संविधान संशोधन। इसमें कहा गया कि राज्य 50% से अधिक भी आरक्षण दे सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं। इस संविधान संशोधन के बाद, इस संविधान संशोधन में क्या कहा गया? 50% से भी अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। इसी संशोधन के तुरंत पश्चात तमिलनाडु की सरकार ने कुल 69% आरक्षण प्रदान कर दिया, जबकि आरक्षण कितना कहा गया था? 50% से अधिक नहीं होगा। यही बात हुई थी ना। लेकिन 76वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 76वां संविधान संशोधन संबंधित है कि राज्य चाहे तो 50% से अधिक भी आरक्षण दे सकते हैं। तो ऐसे में तमिलनाडु देश का पहला राज्य बना जो 50% की सीमा को लांघ कर कितना 69% आरक्षण दिया। नोट करिए इसको। मतलब कहने का, यदि हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने किसे आरक्षण प्रदान किया? मराठों को। मराठों को आरक्षण दिया तो 50% से ऊपर बढ़कर अब कितना हो गया? 68%, 68%। क्यों हो पाया? क्योंकि 76वां संविधान संशोधन। 76वां संविधान संशोधन क्यों लाया गया? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए। जो उसने 50% की बात कही थी, उसे सरकार ने बढ़ा दिया। कहा राज्य चाहे तो उससे अधिक भी दे सकते हैं, और इस समय दे भी रहे हैं ना। ये महाराष्ट्र वाला केस तो हाल ही का है ना। बोलो, अभी आगे चल रहे हैं, रुको जाओ। बड़ा बहन जी तुम लोग, पहले एक चीज़ अच्छा ही बताओ। पहले हम ये बता दें ऐसे कि एक ठो मैटर आया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया था, तब मैटर बताएं। हाँ, अभी हम संशोधन में है ना, अभी हम संशोधन में है ना। अभी इंदिरा साहनी बात से संबंधित 77वां संविधान संशोधन भी तो वैसे है। तो अभी हमको चल हाँ नया ही है ना। अभी आगे आएंगे ना तो बताते हैं ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या निरस्त किया। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए, तो 76वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बस याद रखना, 50% से अधिक। क्या अधिक? आरक्षण। हो गई बात क्लियर? इसी के तुरंत बाद 77वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। संशोधन अधिनियम लाया गया 1995 में। इसके तहत क्या कहा गया? इसके तहत कहा गया, अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, क्या? पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, यही कहा था ना। इसमें कहा गया मिलेगा। इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा, लेकिन किसे किया जाएगा? लेकिन ध्यान रखना, केवल एससी और एसटी को, न कि ओबीसी को।
तो हम कह सकते हैं कि 77वां संविधान संशोधन अधिनियम भी किससे संबंधित है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए निर्णय से, जिसमें क्या कह दिया गया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके तहत कहा गया मिलेगा। कब कहा गया? 1995। बात क्लियर? नोट करिए इसको समझिएगा, नहीं समझ पाए होंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। 77वें संविधान संशोधन के तहत पदोन्नति में भी क्या प्रदान कर दिया गया? आरक्षण। कब दिया गया है? 1995 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 77वां। लेकिन आगे चलते हैं। समय आया 2001 में 85वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। उसके तहत कहा गया कि जो भैया पदोन्नति पाया है वही अधिकारी वरिष्ठ माना जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इधर वाला नहीं कवर होगा ना, आइए इधर। एक व्यक्ति ए है, ए आता है जनरल कोटे से। कहाँ से आता है? जनरल से। एक व्यक्ति है बी जो आता है एससी कोटे से। बात क्लियर है? दोनों ने सेम डेट पर, यानी हम एक कोई डेट लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 11 जनवरी 2001 को दोनों की नियुक्ति होती है एसआई के पद पर। किसके पद पर? एसआई के पद पर। जब प्रारंभिक नियुक्ति हुई है किस पद पर? एसआई के पद पर, तो एससी को तो आरक्षण मिला होगा। बात क्लियर है ना? एससी को आरक्षण मिला होगा, आरक्षण जनरल को नहीं मिला होगा। चलिए अब इन दोनों को एसआई के पद पर, सेम पद पर नौकरी करते करते 10 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 10 साल बीत गए। अब बात आई प्रमोशन की, यानी बात आई पदोन्नति की। तो पहले पदोन्नति इसे मिलेगी न कि इसे। क्यों इसे मिलेगी? क्योंकि इसे पदोन्नति में भी आरक्षण मिल गया। पदोन्नति में क्या मिल गया? आरक्षण मिल गया। यानी इसे आरक्षण मिला, इसलिए हो सकता है ये पहले इंस्पेक्टर बन जाए भैया। हाँ, एसओ बना दो, हो सकता है ये पहले एसओ बन जाए। क्यों बन जाएगा? क्योंकि उसे पदोन्नति में भी आरक्षण मिला है। लेकिन सवाल अब यह है कि दोनों ने ज्वाइनिंग तो समय पे की थी ना। तो चलो भैया तुमको पदोन्नति में आरक्षण मिल गया, तुम एसओ बन गए, अभी हम ऐसा ही हैं। बात क्लियर है? लेकिन सवाल यह है कि वरिष्ठ कौन है, सीनियर कौन है? तो मामला झगड़ा इस बात का हुआ कि भले तुम एसओ हो गए, लेकिन साथ ही ज्वाइनिंग किया है, तो कहाँ तुम हमसे सीनियर हो? बात समझ में आ गई ना? पद बड़ा है लेकिन सीनियर नहीं हो। लेकिन फिर जब ये संविधान संशोधन ले दिया गया तो कहा गया पदोन्नति पाने वाला, कौन पदोन्नति पाया? बी व्यक्ति। कौन पाया? बी व्यक्ति पदोन्नति पाया, इसलिए वरिष्ठता, वरिष्ठ कौन कहा जाएगा? यही कहा जाएगा। वरिष्ठता इसे ही प्रदान की जाएगी। यही कह रहा है कौन? संविधान संशोधन 25वां संविधान। बात क्लियर है? तो कल से हम थोड़ा सा सोचे हैं टाइम टू टाइम, इसलिए इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं और 5 मिनट बाद फिर हिंदी देखते हैं। ठीक है ना? कोई सवाल किसी का हो तो पूछ सकता है भाई।